हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में स्पेसिफिकली इंड एस 32 के अंदर कि क्या होती है फाइनेंशियल एसेट, क्या होती है फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड मेजरली क्या डिफरेंस होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी के अंदर। जो डिफरेंस निकल कर आया था वो डिफरेंस निकल कर आया था ऑब्लिगेशन का, कि अगर मेरी ऑब्लिगेशन है कहीं पर, यानी कि मेरे को सामने वाले को पैसा देना है, या मेरी ऑब्लिगेशन है टू एक्सचेंज कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट अंडर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, तो वो मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी बनता है, अदरवाइज वो इक्विटी बन के चलता है। दूसरी कंडीशन थी कि अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सेटलमेंट एंटिटी के ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हो रही है और वो नॉन डेरिवेटिव केस है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर शुड बी फिक्स। अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वेरिएबल आते हैं तो इसका मतलब मैं अपने शेयर्स को एज ए करेंसी की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं और उस लायबिलिटी को पेमेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है मेरा, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्लासिफाई करके चलेगा। अगर वो डेरिवेटिव का केस है और मैं सेटलमेंट अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में कर रहा हूं, तो दो चीजें फिक्स होना जरूरी है। नंबर एक, नंबर ऑफ शेयर, नंबर दो, अमाउंट। जब ये दोनों चीजें फिक्स हो जाती हैं तो वो इक्विटी के अंदर क्लासिफाई होता है। अदरवाइज ये लॉजिक निकल कर आया था कि हम अपने शेयर्स को एज ए करेंसी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। वो दिख तो शेयर रहा है कि हम शेयर्स में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो जो है शेयर्स एज ए करेंसी की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और मैं अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करके चल रहा हूं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म जिसे हम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ऑब्लिगेशन का जो टर्म आया इंड एस 32 में, जो इसने नई एक डेफिनेशन दी फाइनेंशियल लायबिलिटी की और इक्विटी की, तो उससे कुछ इश्यूज क्रिएट होने लगे कुछ इंडस्ट्री के अंदर। फिर उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला गया, मोर स्पेसिफिकली पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। एंड उसके साथ साथ क्या ऐसा भी हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट में कि जिसके अंदर लायबिलिटी कंपोनेंट भी आ जाए और इक्विटी कंपोनेंट भी आ जाए, तो उसको हम कैसे अकाउंट फॉर करके चलेंगे। हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी और इक्विटी को अलग अलग दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है जिसमें ये दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं, तो हमें इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा कि लायबिलिटी कंपोनेंट क्या है और इक्विटी कंपोनेंट क्या है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को जिसमें ये दोनों ही शामिल हो जाते हैं, जिसमें लायबिलिटी का भी कंपोनेंट है और इक्विटी का भी कंपोनेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हैं। और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर, हमने एग्जांपल भी लिया था प्रेफरेंस शेयर्स का। इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स जो थे मेरे, वो मैंडेटरी रिडीमेबल थे। उस केस में मेरा ऑब्लिगेशन आ गया था, यानी कि आई हैव टू पे। तो ये जो ऑब्लिगेशन आ गया था, इसकी वजह से ये फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर क्लासिफाई हो गया था। अगर मेरा ऑब्लिगेशन है, मेरे को किसी चीज को पेमेंट करनी है, आई कैन नॉट अवॉइड, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता उसकी पेमेंट को, तो उस केस में मेरा ऑब्लिगेशन है, आई कैन नॉट अवॉइड, आई डोंट हैव एनी अनकॉन्ट्रेक्चुअल, आई डोंट हैव एनी अनकंडीशनल राइट जिससे कि मैं इस ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सकूं, तो वो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्लासिफाई हो जाता है। और यहीं अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर मैंडेटरी रिडीमेबल नहीं है, रिडीमेबल है, एट द ऑप्शन ऑफ इशूअर, यानी कि आई हैव द राइट, मेरे पास राइट है कि मैं उसको डेफर कर सकता हूं उसकी पेमेंट को, तो फिर ये इक्विटी में क्लासिफाई हो जाता है, फिर ये इक्विटी के अंदर क्लासिफाई होके चल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुद्दे की बात है कि साहब अगर ऑब्लिगेशन है, अगर मेरा ऑब्लिगेशन है तो उस केस में वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और अगर मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं उसको डेफर कर सकता हूं, तो फिर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं, वो इक्विटी के अंदर क्लासिफाई हो जाता है।
तो अब जब ये ऑब्लिगेशन आया, ऑब्लिगेशन आने की वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई कि कुछ एंटिटीज, कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसकी यूनिट जो होती हैं वो रिडीमेबल होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी की यूनिट्स, ये रिडीमेबल होती हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स होती हैं वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, तो इश्यू जो यूनिट होल्डर होता है वो पुट बैक कर सकता है उनको कि वो कभी भी म्यूचुअल फंड के पास आए और उन यूनिट्स को रखे और एनएवी पे अपने पैसे ले जाए। तो म्यूचुअल फंड्स वालों के अंदर तो त्राहिमाम मच गया कि साहब तुमने तो बोल दिया कि अगर ऑब्लिगेशन है तो वो लायबिलिटी है, तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर तो इक्विटी आएगा ही नहीं। हमारी बैलेंस शीट के अंदर तो तुम कह रहे हो कि लायबिलिटी आएगा, बस सारा का सारा नंबर जो इक्विटी होगा वो गायब हो गया, वो जीरो हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे ऑब्लिगेशन होने की वजह से तुमने जरा सी डेफिनेशन चेंज कर दी तो मेरी बैलेंस शीट में से इक्विटी ही साफ हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कुछ एक्सेप्शंस डाली गई, फाइनेंशियल लायबिलिटी की कुछ एक्सेप्शंस डाली गई जिनका पैरा है इंड AS 32 के अंदर डाली गई। पैरा इंसर्ट करे गए, पैरा 16A, 16B और 16C और 16D, इसके अंदर इंड AS 32 के अंदर। मैंने ये अलग अलग क्यों लिखा है इसका लॉजिक थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये 4 पैराग्राफ्स इंसर्ट करे गए और पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सेप्शंस में डाला गया। यानी कि ये क्या है? ये एक्सेप्शन टू डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। कौन सी डेफिनेशन? ऑब्लिगेशन वाली जो हमने देखी थी। तो उसका ये एक एक्सेप्शन है। उन्होंने एक्सेप्शन दिया कि अगर आपकी कुछ कंडीशंस पूरी होती हैं, इफ यू फुलफिल सम कंडीशंस जो हम आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे लगाएंगे वो पूरी होती हैं, तो हम मान लेंगे कि वो लायबिलिटी नहीं है, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, वो इक्विटी है। और अगर वो फुलफिल नहीं होती है कंडीशन तो हम उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी ही मान के चलेंगे। वो 6 कंडीशंस उन्होंने दी। जो कंडीशंस हैं वो कुछ भी नहीं है, जो हम इक्विटी शेयर देखते हैं जनरली उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो उस इक्विटी शेयर कैपिटल के जो जनरली फीचर्स होते हैं वो ही वो 6 कंडीशन है। अगर हम खुद ही डिस्कस करें कि एक इक्विटी शेयर की क्या क्या फीचर्स होते हैं तो हम शायद वो 6 कंडीशंस खुद ही बना लेंगे। तो उन्होंने जो वो 6 कंडीशंस दी वो कुछ थी कि इक्विटी शेयर्स के अंदर हमें क्या होता है कि जो भी हमें फंड मिलता है, जो इक्विटी शेयर्स की रिटर्न होती है अदर देन डिविडेंड, वो लिक्विडेशन में नेट एसेट के रूप में मिलता है। तो पहली कंडीशन उन्होंने भी यही दी। पहली कंडीशन उनकी भी यही थी कि जो एंटिटी एंटाइटल करे वो इंस्ट्रूमेंट उस होल्डर को नेट एसेट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी का लिक्विडेशन हो तो उसको नेट एसेट के लिए एंटाइटल करे। तो ये भी सेम एज इक्विटी शेयर है। दूसरा, सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है कि उसका नंबर लिक्विडेशन में अगर मैं लाइन लगाऊं कि किसको पैसा कब मिलेगा तो उसका नंबर सबसे आखिरी में आना चाहिए। उसका रिटर्न के मामले में नंबर सबसे आखिरी में आना चाहिए। इक्विटी शेयर्स को रिटर्न हमेशा सबसे लास्ट में मिलती है, डिविडेंड जो मिलता है लास्ट, सब खर्चे हटाने के बाद। लिक्विडेशन के टाइम में भी उन बेचारों का नंबर सबसे आखिरी में आता है। उनके साथ ये वाली सिचुएशन नहीं होती कि जहां हम खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है, उन बेचारों का नंबर सबसे लास्ट में ही आता है। तो इसलिए उन्होंने भी यहाँ पे ये कंडीशन डाल दी कि साहब ये सबऑर्डिनेट होना चाहिए टू ऑल अदर इश्यूड इंस्ट्रूमेंट्स। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन दिस क्लास हैव आइडेंटिकल फीचर। ऐसा ना हो कि आप सेम क्लास में इंस्ट्रूमेंट अलग अलग इश्यू कर दो और उनकी कंडीशंस अलग अलग हो।
क्लासेस अलग हो सकती हैं लेकिन सेम क्लास में कंडीशंस आइडेंटिकल होने चाहिए। जैसे कि इक्विटी शेयर में होता है, इक्विटी शेयर की क्लासेस अलग अलग हो सकती हैं लेकिन उन हर एक क्लास के इक्विटी शेयर्स के फीचर्स के राइट्स वो सब सेम होते हैं। तो यहाँ पे भी वो थर्ड कंडीशन वही डाली गई। इंस्ट्रूमेंट डजंट इंक्लूड एनी अदर ऑब्लिगेशन अपार्ट फ्रॉम, कहता है उसको और कुछ नहीं मिलना चाहिए, उसको रिडम्पशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट उसके हमारे लिए उस इंस्ट्रूमेंट के प्रति और कोई ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए। और जो कैश फ्लोज उसको मिले वो बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस मिले, यानी कि ये डिविडेंड वाली बात कर रहे हैं। जो हमें इक्विटी शेयर में डिविडेंड मिलता है वो हमें बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है। तो वो भी उन्होंने भी यही कंडीशन रखी कि उस इंस्ट्रूमेंट पे जो कैश फ्लोज मिले वो बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस मिले। इश्यूअर डज नॉट हैव एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, और ऐसा दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी रिटर्न, जिसके कैश फ्लोज डिपेंड किस पे कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस पे। जिसके कैश फ्लोज, मतलब आप ये ना करो कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को तो एक्सेप्शन में कवर करके लायबिलिटी से हटा जाओ और आपने वैसे 10 इंस्ट्रूमेंट सेम इश्यू कर रखे हैं जिनका डिविडेंड, जिनका रिटर्न कैश फ्लो जो है बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो उस सिचुएशन को कोई कंपनी ना यूज कर पाए, उसको ना गलत तरीके से इस्तेमाल कर पाए, इसलिए ये 6 कंडीशन यहाँ पे रखी गई जो उसके कैश फ्लो सिमिलर नहीं होने चाहिए टू प्रॉफिट एंड लॉस। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए जो रिस्ट्रिक्ट करे रिटर्न ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो उस इंस्ट्रूमेंट की रिटर्न को रिस्ट्रिक्ट करे, ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर क्लॉज नहीं होना चाहिए। इक्विटी शेयर्स की रिटर्न को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, कंपनी जब जितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है उतना शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता कि आपकी रिटर्न को या आपके कैश फ्लोस को ऑन इक्विटी शेयर हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो इसलिए ये उन्होंने जो जर्नल इक्विटी शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो उठा के उस यहाँ डाल दिए कि आपके इंस्ट्रूमेंट में मान लिया कि वो हमारे ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन की वजह से वो आपकी बैलेंस शीट से साफ हो गया इक्विटी, लेकिन अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में वो 6 मेजर इक्विटी के फीचर हमें मिल जाते हैं तो हम मान लेंगे कि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, वो भी इक्विटी ही है, सब्जेक्ट टू दी 6 कंडीशन। इसका इंस्टीट्यूट की बुक में एक बहुत अच्छा सवाल भी दे रखा है, हम वो भी डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अगले पैराग्राफ की बात कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा था 16C और 16D। मैंने आपको कहा था कि उसका लॉजिक भी मिल जाएगा। तो 16A और 16B में तो इन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रखी है जो पुटेबल हैं। अगर आप 16A 16B पढ़ोगे, 16C इनके लिए मैंने ये 6 कंडीशन बताई और एग्जांपल के लिए हमने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बताई थी, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। कॉर्पोरेट सोसाइटी की यूनिट्स रिडीमेबल होती हैं। ये मेरा पैराग्राफ है 16C और 16D, उसका नाम है कि इंस्ट्रूमेंट्स that entitle its holder pro rata share in net asset only on liquidation। क्या मतलब हुआ? मतलब कि ये कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो एंटाइटल करते हैं अपने होल्डर्स को कि आपको नेट एसेट का शेयर मिलेगा, सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे मिलेगा। यहाँ वर्ड यूज हुआ है ओनली ऑन लिक्विडेशन में आपको मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनते हैं कि आपको और मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला करने के लिए कि आपको पर्टिकुलर बिल्डिंग बनानी है, मेरे पास प्रॉपर फंड नहीं थे, आपके पास प्रॉपर फंड नहीं थे, तो हम दोनों ने मिलके कहा कि हम एक कंपनी बनाएंगे, वो कंपनी उस बिल्डिंग को बनाने का काम करेगी और फिर उस बिल्डिंग को बेच के जो पैसा आएगा वो हम आपस में जितना हमने पैसा लगाया होगा उसमें बांट लेंगे। तो हमारा ये बीच में जो डिसाइडेड था, जो हमने कंपनी बनाई, ये डिसाइडेड था कि जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी
तो वो कंपनी को हम बंद कर देंगे और उस शेयर का नेट एसेट का जो होगा हिस्सा वो आपस आपस में हम बांट लेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो जो फंड उसने रेज करा था हम दोनों से, इक्विटी शेयर दिए थे, वो उसके लिए लायबिलिटी हो गया, क्योंकि कंपनी को ये तय है कि उसको बिल्डिंग बनने के बाद बंद हो जाना है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ऑब्लिगेशन टू पे अराइज हो गया वहां पे। तो उसके वहां पे जो इक्विटी शेयर से उसने फंड रेज करा वो वहां पे इक्विटी में ना दिख के फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्लासिफाई होने लगा, तो वो भी गड़बड़ हो गई। तो इसलिए ये दो पैराग्राफ इंसर्ट करे गए कि इन केसेस के लिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के लिए हम एक एक्सेप्शन लेकर आएंगे कि अगर कुछ कंडीशन इक्विटी शेयर वाली फुलफिल होती हैं तो आप उसको लायबिलिटी में ना दिखा के आप उसको इक्विटी में क्लासिफाई कर सकते हो। कंडीशंस वही हैं, सेम कंडीशंस रहेंगी जो हमने पुटेबल में पैराग्राफ 16A और 16B में पढ़ी, बस दो कंडीशंस उसमें से हट जाएंगी। वो टोटल 6 कंडीशन थी, इसमें 4 कंडीशन रहेंगी। कौन कौन सी कंडीशंस हट जाएंगी अब मेरे साथ सोचो। नंबर एक, इस कैटेगरी में कौन से लोग फॉल करेंगे? वो कंपनियां फॉल करेंगी जिनके शेयर्स पे जो नेट एसेट का प्रोराटा मिलना है, ओनली ऑन लिक्विडेशन मिलना है, वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग यहाँ पे फॉल करेंगे। तो हमने अपनी उन 6 कंडीशन में एक पॉइंट पढ़ा था कि अपार्ट फ्रॉम द रिडम्पशन ऐसा कोई क्लॉज नहीं होना चाहिए जो आपको जो आपको पैसा दे अपार्ट फ्रॉम द रिडम्पशन। तो इस केस में इस कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे फॉल ही वही लोग करेंगे जिनकी सिर्फ एक ही रिटर्न होगी, वो नेट एसेट पे बेस्ड होगी और वो लिक्विडेशन में मिलेगी, तो उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं थी। एक कंडीशन हमने 5th नंबर की पढ़ी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो कैश फ्लोज होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड होगा। जो कैश फ्लोज होंगे, जिसमें हमने एग्जांपल डिविडेंड का लिया था, जो कैश फ्लोज होंगे उस इंस्ट्रूमेंट पे वो प्रॉफिट और लॉस पे बेस्ड होंगे। इस केस में क्योंकि जो होल्डर होगा उस इक्विटी शेयर का, उसको रिटर्न ही कब मिलेगी? ओनली ऑन लिक्विडेशन। तभी मैंने ओनली वर्ड को मार्क कराया, अगर आप देखोगे तो उसको लिक्विडेशन के टाइम पे ही रिटर्न मिलेगी। क्योंकि हम ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि हमें चलो एक बिल्डिंग बनानी है, उसको बेच के हम पैसा कमाएंगे, तो चलो बिल्डिंग अभी बनी नहीं, डिविडेंड बांट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से। तो ऐसा हम क्यों करेंगे? वो लॉजिकल नहीं है। स्पेशल पर्पस व्हीकल में कोई डिविडेंड नहीं उठाता। स्पेशल पर्पस व्हीकल में जब उसका टेन्योर प्रोजेक्ट का खत्म हो जाता है तो उससे जो कमाया गया रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं उसको आपस में नेट एसेट को बांट लेते हैं। तो इस केस में जो 5th नंबर की जो कंडीशन थी जिसके अंदर कैश फ्लोज प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड थे, वो आएगी ही नहीं, बिकॉज ऑफ वो कंडीशन। अगर वो फॉल कर गई तो वो केस इस 16C 16D में फॉल ही नहीं करेगा। हम एक बार मैं आपको वो केसेस भी दिखा देता हूं। ये थे वो केसेस। 4th नंबर का केस, इसमें लिखा है इंस्ट्रूमेंट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर ऑब्लिगेशन अपार्ट फ्रॉम रिडम्पशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एट्रिब्यूटेबल टू इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। 5th नंबर का केस। ये जब आप पैराग्राफ 16 से 16D पढ़ोगे तो ये दोनों चीजें आपको वहां पे दिखाई नहीं देंगी। 16 से 16D के अंदर ये दोनों चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट के कुछ सवालों के बारे में जो इंस्टीट्यूट ने पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर दिए हुए हैं। तो हम एक बार चलते हैं इंस्टीट्यूट की किताब के ऊपर। वो कहता है एबीसी लिमिटेड हैज 2 क्लास ऑफ पुटेबल शेयर, क्लास ए एंड क्लास बी। On liquidation, Class B shareholder are entitled to a pro rata share of the entity residual asset, but up to maximum of 1 crore. यहाँ पे तो भैया कैप लगा दी, अगर लगा ही थी कैप तो फिर वो कहाँ से रहा प्रो राटा, और अगर वो प्रो राटा ही नहीं है तो वो कैसे रहेगा पुटेबल, कैसे रहेगा इक्विटी। तो क्लास बी इज फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड क्लास ए इज इक्विटी। म्यूचुअल फंड एक्स के पास एक मैनेजर है वाई,
वाई ने क्या करा, एक्स के यूनिट में नॉर्मल और टोकन अमाउंट के साथ यूनिट्स ऑफ एक्स को खरीद लिया। सच यूनिट रैंक क्लास फॉर रीपेमेंट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, अकॉर्डिंगली दे कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो बाकी जो चेक्स हैं, बाकी जो कंडीशंस हैं, उन्हें ओके मानते हुए ये कहता है कि जो वो मोस्ट सबऑर्डिनेट को फॉल करता है। तो जो y के पास यूनिट्स हैं वो क्या बन गई, वो पुटेबल बन गई। पुटेबल तो वो है ही, वो इक्विटी बन गई। और जो अदर्स के पास यूनिट्स हैं वो क्या बन गई, लायबिलिटी। क्योंकि y अगर यहां है, y अगर यहां है तो उसके ऊपर भी तो कोई होगा, तो जो उसके ऊपर है वो मोस्ट सबऑर्डिनेट नहीं रहे, और वो अगर मोस्ट सबऑर्डिनेट नहीं रहे और y इक्विटी है क्योंकि बीइंग अ मोस्ट सबऑर्डिनेट, तो उसके ऊपर वाले क्या बन गए, लायबिलिटी बन गए। T Motors Limited has issued potable ordinary share and potable A ordinary share। उन्होंने दो ordinary share issue कर रखे हैं, दोनों ही potable है। Whereby holder of ordinary share are entitled to 1 vote per share, whereas holder of A ordinary share are not entitled to any voting right. The holder of the two classes of share are equally entitled to receive share in net asset upon liquidation। तो क्या होगा इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, क्या ये इक्विटी है या नहीं है? तो आप देखो कि जो दोनों ही पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नंबर एक, लेकिन दोनों के राइट्स अलग हैं, दोनों के फीचर्स ही अलग हैं। एक को तो हमने राइट दे रखा है, एक को राइट ही नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब आइडेंटिकल फीचर वाली जो कंडीशन थी वो पिट गई यहाँ पे। क्योंकि वो पिट गई तो ये दोनों ही पोर्टेबल की कंडीशन से बाहर हो गए। अब देखते हैं मोस्ट सबऑर्डिनेट कौन सा है, क्योंकि कोई तो इक्विटी कोई तो लायबिलिटी बनेगा। अब मोस्ट सबऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो जब आप पैराग्राफ नंबर 16 भी पढ़ते हो तो उसमें पॉइंट भी आता है मोस्ट सबऑर्डिनेट का। उसके अंदर जो वर्ड लिखे हैं वो लिखे हैं कि इन मोस्ट सबऑर्डिनेट इन सच अ वे कि उसको ही द यूनिट होल्डर और पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर एंटाइटल्ड टू नेट एसेट ऑन लिक्विडेशन। जो एंटिटी के एसेट है उसके पे अधिकार जो उस पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर का होना चाहिए वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। एंटिटी के एसेट पे, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, एंटिटी के एसेट पे जो उस पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर का अधिकार होना चाहिए वो सबसे आखिरी में होना चाहिए। मोस्ट सबऑर्डिनेट का मतलब ये दिया गया है उन कंडीशन में। तो इन दोनों ही जो पोर्टेबल ऑर्डिनरी शेयर है और पोर्टेबल ए ऑर्डिनरी शेयर है वो दोनों ही सबसे लास्ट में फॉल करते हैं, क्योंकि दोनों को ही नेट एसेट मिल रही है। ऐसा किसी भी कंडीशन को देख के नहीं जज किया जा सकता कि एक को दूसरे से ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। दो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केसेस का मैं माइट बी टी मोटर्स लिमिटेड के पास और भी इंस्ट्रूमेंट अभी फॉर द टाइमिंग ये दोनों ही शेयर जो है इंस्ट्रूमेंट जो है इक्विटी के डेफिनेशन से बाहर हो जाते हैं। S Limited has issued a class of portable ordinary share to T Limited. Besides the put option, which is consistent with the other class of ordinary share, T Limited is also entitled to convert the class of ordinary share held by it into equity instrument of S Limited. कहता है T Limited is also entitled, मतलब उसको S Limited के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट करने का भी अधिकार है, जिसका नंबर जो होगा वेरी करेगा एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ S Limited। इसका मतलब है कि जो T Limited है उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका रिडम्पशन करवा सकता है S Limited के इक्विटी शेयर्स को एज अ करेंसी की तरह यूज करके, बिकॉज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर वेरिएबल और उनकी वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिटरमाइंड होगी। तो इसका मतलब जो टी लिमिटेड के पास शेयर है वो तो पेबल है, उसका ऑब्लिगेशन है एस लिमिटेड के ऊपर और वो उसका रिडम्पशन करवा सकता है, यानी कि ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू नेट एसेट। तो क्योंकि ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू नेट एसेट, तो टी लिमिटेड के पास जो शेयर्स हैं वो कौन से वो कहाँ क्लासिफाई होंगे, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर क्लासिफाई होंगे। हाँ जी, अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक के बारे में जो है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें लायबिलिटी भी है और इक्विटी भी है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों की अकाउंटिंग होती है, लायबिलिटी की अलग होती है, इक्विटी की अलग होती है, क्योंकि हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी और इक्विटी को अलग अलग दिखाते हैं। इस वजह से हम इन दोनों को अलग अलग करके उस इंस्ट्रूमेंट में से उनको अलग अलग अकाउंट फॉर करते हैं।
कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं मैंने काश लिमिटेड ने आपको एक डिवेंचर इशू करा, यूट्यूब की पब्लिक एक डिवेंचर इशू करा, कन्वर्टेबल डिवेंचर। कितने रुपए का इशू करा? मैंने 5000 डिवेंचर, 100 ईच इशू करा, यानी कि आपको 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स इशू करे, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है डैश। अब इसमें मैंने आपको एक ऑप्शन दिया कि आप इसका कन्वर्जन करा सकते हो 1:1 में, 1:1 की रेशियो में आप इसका कन्वर्जन करवा सकते हो। अभी मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है विदाउट कन्वर्जन वो है 10%। लेट्स से अब आगे आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक कन्वर्जन का ऑप्शन दे रहा हूं कि आप चाहो, आप अगर चाहो तो इन डिबेंचर्स को 1:1 की रेशियो में लेट्स से 3 इयर्स के बाद आप इनको कन्वर्ट करा सकते हो 1:1 की रेशियो में। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, अगर मैं सेम पैसा मार्केट से उठाता जिसमें ये कन्वर्जन ना देता तो मेरे को 10% का ब्याज पड़ता, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन दिया है, तो क्या मैं आपसे जो रेट लूंगा वो 10% का लूंगा या उससे ज्यादा लूंगा या उससे कम लूंगा? अगर मैं सेम पैसा मार्केट से उठाता तो मुझे 10% मिल जाता, लेकिन मैंने, मेरा बड़प्पन देखो, मैंने आपको कन्वर्जन का ऑप्शन दे दिया कि आप अगर चाहो तो 3 सालों के बाद इस डिवेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो मेरी कंपनी के। तो बताओ आप, मैंने इस ऑप्शन के, ये जो मैंने आपको ऑप्शन दिया है, इसका दाम आपसे लिया होगा, या तो मैं इसका दाम आपसे कैश में लेता या फिर मैं इसका दाम आपसे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है उसको कम करवा के भी तो ले सकता हूं। मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं कि मार्केट मुझे 10 दे रही है, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं इक्विटी शेयर में कन्वर्जन का, तो आप मुझे 10 से कम दो, आप मुझे 10 से कम दो। लेट्स से आप और हम लड़ झगड़ के माने 6% पे, हम माने 6% पे, माने कि 6% का ब्याज जो है मैं आपको दूंगा। ऑन द अदर हैंड मार्केट 10 देती है और उसके बदले मैं आपको कन्वर्जन दूंगा इन फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज 1:1। याद रखना ये कन्वर्जन ऑप्शन आपके पास है, ये जो कन्वर्जन ऑप्शन है ये आपके पास है। अब मुद्दे की बात करते हैं, तो डिबेंचर्स के अंदर जो मेरे डिबेंचर हैं उसमें कौन कौन से कैश फ्लोस के एलिमेंट है? एक तो प्रिंसिपल जाएगा और एक इंटरेस्ट जाएगा एट 6%। कैन आई अवॉइड दिस?
द आंसर इज नो। मैं अवॉइड नहीं कर सकता, मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी ऑब्लिगेशन है कि मेरे को आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे 6 पे देना पड़ेगा लेकिन देना तो पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इस केस में मेरी क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल का ऑप्शन कन्वर्जन का होल्डर के पास है, यानी कि आपके पास है, मेरे पास नहीं है। या तो ये कैश में होगा या फिर ये कन्वर्ट होगा, और इसका ऑप्शन आपके पास है, होल्डर के पास है, मेरे पास नहीं है। तो क्या मैं अपनी 3 सालों के बाद जो कैश की लाइबिलिटी आएगी, 3 सालों के बाद जो कैश की लाइबिलिटी आएगी, उसको अवॉइड कर सकता हूं? क्या मेरे हाथों में ये ताकत है? कि आपने इतनी ताकत मेरे हाथों में दे रखी है? नहीं दे रखी है। आपने मेरे को ये पावर ही नहीं दी कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सकता हूं। हेंस इन दिस केस प्रिंसिपल भी मेरी लायबिलिटी हो गया। हम तो कह रहे थे कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसके अंदर एक इक्विटी होता है और एक लायबिलिटी होता है। यहां तो दोनों ही लायबिलिटी आ गए, दोनों ही लायबिलिटी आ गए। तो क्या ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है भी या नहीं? या अगर ये है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें इक्विटी कहां है? मैंने आपको एक ऑप्शन दिया कन्वर्ट कराने का, मैंने आपको एक ऑप्शन दिया कन्वर्ट कराने का कि आप अपने जो इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जो रिडम्पशन है, इसकी रिडम्पशन आप कन्वर्जन करवा के ले सकते हो। कन्वर्जन ऑप्शन अपने आप में एक डेरिवेटिव ऑप्शन है। डेरिवेटिव ऑप्शन कैसे है? कन्वर्जन ऑप्शन जो मैंने आपको दिया, क्या वो एक कॉल ऑप्शन की तरह नहीं है? यू हैव द राइट कि आप 3 सालों बाद मेरे पास आओ कि लाओ भैया मुझे अपनी इक्विटी शेयर दे दो, और ये सेटलमेंट इन एंटिटी ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो रहा है। तो ये एक डेरिवेटिव ऑप्शन है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपनी पहली वीडियो में, जहां पे हमने डिस्कस करा था कि फाइनेंशियल लायबिलिटी के डेफिनेशन में जो डी पॉइंट आता है, उसके अंदर अगर सेटलमेंट एंटिटी के ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हो रही है और डेरिवेटिव के केस में 2 चीजें फिक्स है, नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट, तो फिर वो इक्विटी बन जाता है। तो फिर वो इक्विटी बन जाता है। हमारे इस एग्जांपल में जो कन्वर्जन रेशियो है वो 1:1 है, वो 1:1 की रेशियो यानी कि फिक्स है। क्योंकि कन्वर्जन रेशियो फिक्स है, अमाउंट तो ऑब्वियसली फिक्स है 5 लाख रुपए का, कन्वर्जन रेशियो फिक्स है। तो जो मैंने आपको कन्वर्जन का ऑप्शन दिया है वो क्वालिफाई कर गया इक्विटी में। इसी इक्विटी के तो मैंने आपसे वो लिया है, 10 से 6 करवाया। इसी इक्विटी के बदले मैंने आपको एक इक्विटी का ऑप्शन दिया और आपसे 10% की जगह उसको 6% करवा लिया, क्योंकि ये इक्विटी मैं आपको दे रहा था। तो इस इक्विटी की जो वैल्यू निकल कर आएगी, इस इक्विटी की, या फिर ये मैं कहूं कि उस कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम अमाउंट निकल कर आएगा, वो इक्विटी को क्लासिफाई कर गया। और अगर वो इक्विटी को क्लासिफाई कर गया तो हमें उसे ही उस कंपाउंड फाइनेंशियल में से अलग करके इक्विटी में दिखाना है और बैलेंस लायबिलिटी को लायबिलिटी के अंदर दिखाना है। क्या होता अगर ये कन्वर्जन रेशियो वेरिएबल आ जाती? अगर ये कन्वर्जन रेशियो वेरिएबल निकल कर आ जाती, अब सेटलमेंट इन एंटिटी ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, बट वो इक्विटी की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, हेंस इट इज अ लायबिलिटी। वो लायबिलिटी की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है, और क्योंकि वो लायबिलिटी की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है, तो जो प्रिंसिपल है वो भी लायबिलिटी है, जो इंटरेस्ट है वो भी लायबिलिटी है, और जो कन्वर्जन ऑप्शन मैंने आपको दिया है वो भी लायबिलिटी बन गया। वो कौन सी लायबिलिटी बन गया? वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एम्बेडेड डेरिवेटिव के अंडर कवर होता है। तो ये अभी हमारी वीडियो का पार्ट नहीं है, जब हम एम्बेडेड डेरिवेटिव पे आएंगे तब हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग, क्योंकि कन्वर्जन रेशियो मेरा फिक्स है, तो डेफिनेटली मैंने आपसे कोई रिटर्न लिया है। मैंने आपसे कौन सा रिटर्न लिया है? आपसे 10% आपको ब्याज ना देके आपको मैं 6% का ब्याज दे रहा हूं। इसके बदले में, इस इक्विटी के बदले में, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसको पूरे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से अलग करना पड़ेगा।
अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। मैंने कहा कि मेरे कंपाउंड फाइनेंस, मेरे इंस्ट्रूमेंट में लायबिलिटी पोर्शन कितना है। मेरे इंस्ट्रूमेंट में लायबिलिटी पोर्शन की जो टाइमलाइन है वो ये है, 0th ईयर, 1 ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर। इसमें एक तो 6% पे ब्याज जाएगा, तो 5 लाख का 6% हो गया 6% पे। एक तो इसमें ब्याज जाएगा 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का और 30,000 रुपए का। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये है इंटरेस्ट कंपोनेंट। और एक 5 लाख रुपए का ही प्रिंसिपल जाएगा, क्योंकि वो भी तो मेरी लायबिलिटी में क्लासिफाई हो रहा है। तो अगर ये सेम कैश फ्लोज रहते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% का रहता है, तो इन सेम कैश फ्लो पे इनको 10% की पीवी निकालने पे मेरा क्या अमाउंट आता है, वो मेरे आज की लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आएगा। तो अगर मैं एक बार वो निकाल लूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम इसके लिए एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। ईयर, कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और अमाउंट। ईयर 1 में कैश फ्लो कितना है? 30,000। ईयर 2 में कैश फ्लो कितना है? 30,000। ईयर 3 में कैश फ्लो कितना है? 5,30,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये कुछ पे है एट 10%, तो इसका क्या आता है? 0.0909, 0.826, 0.751। ये नंबर निकल कर आता है 27,273, 24,793 और 0.751 से निकल कर आएगा, तो उस कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। $5,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, 5,30,000 मल्टीप्लाई 0.751 is equal to 3,98,030। टोटल होता है 4,50,263। 096 आता है टोटल इसका। टोटलिंग मिस्टेक करने की आदत कभी भी नहीं गई। 450,096, तो ये आ गया मेरे लायबिलिटी अमाउंट। मेरा टोटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है, उसका अमाउंट कितना है? 5 लाख। तो मेरा इक्विटी कितना निकल कर आ गया? माइनस 49,904।
इसका मतलब मैंने क्या करा कि जो मेरे कैश फ्लोस आ रहे थे, अगर वो 10% पे आते तो उसकी वैल्यू क्या निकल कर आती, तो जो उसकी वैल्यू निकल कर आई और जो अमाउंट मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है उसी का डिफरेंस है जो मैंने आपसे ऑप्शन देके आपको निकला, यानी कि जो 49,904 है, ये 10 का जो 6 हुआ एक्चुअली में, क्योंकि 6 का इम्पैक्ट तो 30,000 रुपए है, वो उसकी वजह से निकल कर आ गया। अगर वो एक्चुअली में 10 होता तो ये नंबर 5 लाख रुपए निकल कर आया था, तो ये हो जाता कि मैंने आपसे फिर इक्विटी में कुछ लिया ही नहीं है, बट विच इज जो लॉजिकली हो नहीं सकता। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ ऑब्वियसली तो बदले में मैं आपसे कुछ लूंगा भी सही, तो वो जो इक्विटी का नंबर निकल कर आया वो 10 से जो 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है वो 49,904 उसको क्वांटिफाई करता है। तो हम क्या एंट्री डालेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ईयर 1 पे, इनिशियल रिकॉग्निशन पे हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास आया तो पैसा 5 लाख रुपए है। टू इक्विटी, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनता है अदर इक्विटी में, कितना 49,904। टू डिबेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी का पार्ट बनता है जो कि कितना है 4,50,096। अब हर साल हम कैसे एंट्री पास ऑन करेंगे, ईयर 1 एंड पे, ईयर 2 पे और ईयर 3 पे हम एंट्री करेंगे फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिवेंचर, और जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे करनी है उसकी एंट्री डालेंगे वो, और वो एंट्री डलेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये डलेगी 30,000 रुपए से 30,000 फाइनेंस कॉस्ट जो निकलेगी वो इस पे निकलेगी 4,50,096, 4,50,096 का अब कितना परसेंट 10%, विच इज 45,009, 45,009। अब यहाँ ईयर 2 पे किस पे निकलेगी, तो निकलेगी 45,096 प्लस 45,009 माइनस 30,000, इनका 10%, जो क्या निकल कर आएगा, मोटा मोटा आपका नंबर निकल कर आएगा 46,529। और ये किस पे निकलेगी, ये निकलेगी 4,50,096 प्लस दोनों इंटरेस्ट 45,009 प्लस 46,529 माइनस 60,000, उसका 10%, और ये मोटा मोटा आपका नंबर निकल कर आएगा 48,182। और बैलेंसिंग फिगर पे ये 5 लाख रुपए, जो छोटा मोटा डिफरेंस अगर आएगा वो राउंडिंग ऑफ का आ सकता है तो वो बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाऊं 4,50,000 का डिवेंचर की लायबिलिटी की मूवमेंट का, तो वो ऐसे बनेगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ओपनिंग बैलेंस 4,50,096 add interest at 10% which is equal to 450,096 multiply 0.1 9 लेस पेमेंट जो हमने करी, कितने की करी 30,000 रुपए की, तो ये बैलेंस निकल कर आएगा 1,00,000
माइनस 30,000 इज इक्वल टू 4,65,106। ये आपकी ओपनिंग लायबिलिटी बन जाएगी। इस पे 10% के रेट पे ब्याज लगेगा, 4,65,11 और 30,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। $30,000 ये निकल कर आएगा 481,617। ओपनिंग लायबिलिटी 481,616, इस पे ब्याज जाएगा 481,61 और 30,000 आपके ये माइनस हो जाएंगे और आपका ये नंबर बन जाएगा 5 लाख। तो जो हमने ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करा, जो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करा, वो ये नंबर है 4,65,11 48,161। तो मेरे P&L के अंदर जो फाइनेंस कॉस्ट जाएगी वो ट्रूली जो मार्केट का रेट है उसमें चली जाएगी, ये मेरी P&L में चली जाएगी। और जो मेरी अदर इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस दिखेगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि मैंने जो है आपको जो ऑप्शन दिया है इक्विटी का, जो मैंने आपको ऑप्शन दिया है इक्विटी का, उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसके अंदर हमने देखा कि एक कंपोनेंट तो लायबिलिटी होता है और एक कंपोनेंट इक्विटी होता है, और क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हम इन दोनों को अलग अलग दिखाते हैं तो वी नीड टू सेपरेट देम accordingly, and the value of equity shown into reserve and surplus and the value of liability shown into liability side, और जो उसके अंदर हम अपना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके चलते हैं, और एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से हम ऐसे करके चलते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है या आप लोगों के इस वीडियो पे पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि मैं अपने आगे आने वाले कंटेंट को आप लोगों के लिए और बेटर बना सकूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।